अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बुनियादी सहूलतें न मिलें, मसाइल का सामना हो तो अवाम हुक्मरानों से ही रब्ता करते हैं, उन्हीं से शिकायत करते हैं। लेकिन जब अवामी नुमाइंदे खुद ही शिकायतों पर उतर आएँ तो फिर अवाम की कौन सुनेगा। कुछ ऐसा ही हाल है तब्दीली सरकार का, जो शिकायतें सुनने से ज़्यादा शिकायतें करने में मसरूफ़ हैं। तब्दीली की हुकूमत आ गई है, लेकिन तब्दीली शायद अभी भी नहीं आई है। पेशावर में ख़वातीन की पहली साइकिल रैली को एहतजाजी ब्रेक लगा दिए गए हैं। माजरा क्या है, प्रोग्राम में इस पर मैं तफसीली तौर पर आज बात करूंगी, जिक्र करूंगी साथ साथ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का, जिसका मयार अवाम के लिए अलग है और सरकारी इदारों के लिए अलग है। साई सरकार की अनोखी पॉलिसी पर भी आज बात होगी, जो वफाक में कुछ और है और सूबे में कुछ और। सिंध में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर पीपल्स पार्टी की नज़र है। कौन मैदान मारता है, PTI या फिर पीपल्स पार्टी? लेकिन इस मुकाबले से पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए जाए। अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर। हमने एडजमेंट मोशन भी दाखिल करा दी है इस हवाले से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद को मिलना एप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी। ऐवान की कमेटी बनाई जाए, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया जाए। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में मुतालबा कर दिया, कहा वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, लेकिन इस मंसूबे के ठेके में मफादात का टकराव है। पार्लियामेंट राहदारी में गुफ्तगू करते हुए बोले, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालना खुशाइंद है। बहुत अच्छी बात है, गहराई दुरुस्त है। हुकूमत को ख्याल है कि अदालत हुकूमत के फैसलों का एहतराम मामला है, उसको नजरअंदाज करना किसी तौर में। पाकिस्तान क्या दुनिया के जितने दुश्मन ममालिक हैं और उनके साथ जो लोग मिलकर इसको साजिश कर रहे हैं डैम के खिलाफ, मोहम्मद डैम बनेगा भी, शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। मोहम्मद डैम के मामले पर फैसल वावडा का दबंग बयान। बोले, शहबाज शरीफ ने मेरी गैर मौजूदगी में ऐवान में बात की, तीर को जवाब देंगे। डैम के खिलाफ सारी साजिशें नाकाम होंगी। सियासतदान मुल्क को पीछे धकेल कर अवाम के खिलाफ साजिश करते हैं। हम ऐसी सियासत को दफन करने जा रहे हैं। फ़िरौन ने कोशिश की थी दिलों के शहजादे को ECL में डालने की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और इस हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी। विफाक कानून की रोशनी में फैसला किया करें, वरना यू टर्न लेना पड़ता है। हुकूमत को दुश्मन की ज़रूरत नहीं, ये खुद अपनी दुश्मन है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब की कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करे, विफाक सिंध के अवाम से झूठे वादे न करे। ये हुकूमत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है पाकिस्तान की आवाम के सामने, और हम बहैसियत ऑपोजिशन के चाहेंगे कि कुछ अर्सा और ये चले ताकि और पाकिस्तान की आवाम के सामने ये एक्सपोज हो सके। सरकारी अफसरान अवाम की शिकायत के हल में गैर संजीदा, शिकायतों के बरवक्त इजाला न होने पर वज़ीर आज़म ने नोटिस दे लिया। वज़ीर आज़म हाउस ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs को लेटर जारी कर दिया, रिपोर्ट तलब कर ली। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर नए चीफ जस्टिस को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश।
कराची के हिल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ एक्शन। KMC ने 5 रेस्टोरेंट्स, 2 शादी हॉल्स, मिनी गोल्फ क्लब गिराने का टारगेट सेट कर लिया। 4 टीमें और 30 हैवी मशीनरीज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। मसलहत और मुज़ाकरात की आड़ में CPLC का दफ्तर बचा लिया गया। साबिक चीफ ने अनोखी मंतक भी दे दी। हमारा काम फलाई काम करना है और वो फलाई काम हम कर रहे हैं। ये बनाया गया है बिकॉज यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम से लोगों के, तो हमने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ KMC ही दफ्तर यहाँ बनाया। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। सियासतदान अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि अवामी मसाइल में सुस्ती बरत रहे हैं, इसीलिए आज हमने सोचा है कि सोशल इशूज़ से, अवामी इशूज़ से आज ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। तब्दीली सरकार को इक़्तिदार में आए 6 माह हो गए हैं। उनकी जानिब से पिछली हुकूमतों से शिकायतों का सिलसिला जारी है। खजाना खाली कर दिया गया है। बिजली गैस की लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं। करप्शन की इंतहा कर दी है। शिकायतों की पोटली हुकूमती अराकीन के पास है, जो आए रोज जहां बात करते हैं, बजाय इसके कि कारकर्दगी क्या चल रही है, आगे क्या करने वाले हैं, ये बताने के बजाय पिछली हुकूमत ने क्या किया, कितना मुल्क को, कौम को, आवाम को परेशान किया, यही जबान ज़दे आम रहता है। पहले जरा ये सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बड़े बड़े डाकू मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके। हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। अब हम पूरा वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने लगे। मुल्क को लूटा गया, इस मुल्क के खजाने को इन लोगों ने इस तरह से बर्बाद किया है जिस तरह डाके के पैसे, मेरी बात माने, उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को। मुल्क को लूटा है, अवाम को लूटा है, ये खूब है इनको के अकाउंट से अगर रेडी वाले के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? जब ये गरीब का पैसा तुम लोग खा रहे थे, दिल क्यों नहीं दुख रहा था जरदारी साहब आपका? नवाज राउंड अबाउट शरीफ गोल गोल घूम रहे हैं वो। ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 1 लेजिया है, ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 2 जो है वो ओमनी है। कॉम्प्लेक्स वेब बना हुआ था इस लूट घसूट के लिए। अब समझ आ रही है कि हम क्यों ग्रे लिस्ट में हैं। जाली अकाउंट्स खोले गए, उनमें पैसे डाले गए, उन पैसों से अखराजात किसके पूरे हो रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन है। तो यहाँ से इस एक सेगमेंट को देखकर कहीं भी एहसास नहीं हुआ कि ये हुक्मरानों की, हुकूमत की बातें हैं। तब्दीली सरकार को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, बार बार याद दहानी करवानी पड़ रही है कि जनाब अब आप ऑपोजिशन में नहीं हैं, बल्कि आप पोजीशन में है। अब आप इन शिकायत के लिए आपका पोर्टफोलियो नहीं है, बल्कि आप शिकायतें दूर करने के जिम्मेदार हैं, जिस पर शायद खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। अवाम भी इस बात पर काफ़ी परेशान है, काफ़ी खफा हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, हुकूमती नुमाइंदों से शिकायतें करते हैं, ज़बान पर शिकायतें आ जाती हैं। और कुछ ऐसे ही आज फिर फैसल वावडा के साथ भी हुआ है। PTI रहनुमा अपने हल्के के दौरे पर निकले थे, ख़वातीन आ गईं, शिकायत लेकर आ गईं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि पानी नहीं आता, टैंकर खरीद कर थक गए। ज़रा देखिए किस तरह से शिकवे शिकायतें हुई हैं। फिर औरतें टैंके दला के थक गए, 2-2 हज़ार के। जहाँ से बोलते पानी शार्ट हो गया, मजीद 500 और बढ़ा देते, वो भी खारा पानी। हमारे जैसी पब्लिक को जिताए तो वो आए हैं ना बरसर रोड के ऊपर, सिर्फ उनसे वास्ता नहीं है, पानी से वास्ता। तो अवाम ने फैसल वावडा से शिकायत की और बाद में फैसल वावडा ने शिकायतों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। उनकी बात भी सुन लीजिए। आप लोग समझे, ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने लोगों का हक बार कर अपनी अफवाज की साजिश करें, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करें, फिर इनकी सियासत चमकती है। अब उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हुआ। 100 मसले तो 7 मसले भी हमने हल, लेकिन 5 जरूर किए गए। पहली दफा सिंध गवर्नमेंट ने 1% चांस है कि काम हो जाए। मैं वो चांस लूंगा प्यार से बात करके, मिलकर करके, गले लगा के, लेकिन नहीं हुआ तो गलत भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही। और फिर ये हुआ कि अवाम ने शिकायत की फैसल वावडा से, क्योंकि अवाम को तो पता है कि अब वाली वारस कौन है, अब किसे शिकायत कर रही है और कौन मसले का हल कर सकता है। लेकिन फिर वही बात कि शायद हुक्मरानों को ये बात अब तक समझ नहीं आ रही है कि वो अपोजिशन में नहीं है, बल्कि वो पोजीशन में है, उनके पास पावर है, वो अवाम का मसला हल कर सकते हैं। अब अवाम इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि अवामी नुमाइंदे ही नहीं जनाब, सरकारी अफसरान भी अवामी शिकायतों पर कान नहीं धर रहे हैं। गैर संजीदगी का क्या आलम है, ये मुजाहिरा किया जा रहा है। आपको याद होगा एक था पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल,
जिसे तब्दीली सरकार ने आवाम की शिकायत के लिए बनाया था। गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरियों से अपील की थी कि वो अपनी शिकायत के हल के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म ने बताया था कि 47 दिनों में 1,72,000 शिकायतें पोर्टल पर मौसूल हो गई हैं। 59,000 शिकायत हल कर दी गई हैं, बाकी पर काम जारी है। 29,000 लोगों ने अपनी शिकायत के हल के बाद फीडबैक भी दिया था। अब कुछ तब्दीली आई। 31 दिसंबर को इमरान खान साहब ने दोबारा ट्वीट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए आने वाली 1 लाख शिकायत का इजाला किया जा चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तारीख में शिकायत के तेज़ तरीन इजाले का ये रिकॉर्ड बन चुका है। ये सब हमने 60 दिन में कर दिखाया। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तानी अवाम से अपील की कि वो शिकायत के तेज़ तरीन इजाले के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। लेकिन अचानक 15 दिनों में शायद इस पोर्टल को किसी की नज़र लग गई, इस पोर्टल के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। वज़ीर आज़म ने शिकायतें दूर करने का दावा किया था, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शिकायतों के बरवक्त इजाला न होने का नोटिस उनकी जानिब से लिया जा रहा है। तमाम सूबों के सेक्रेटरीज और आईजी से रिपोर्ट तलब की जा रही है और साथ साथ हिदायत की जा रही है कि शिकायत हल करने में ताख़ीर पर शहरियों से माजरत की जाए। सिटीज़न पोर्टल का ऐसा हाल सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर क्यों हो गया और क्यों हुकूमत को माजरत करनी पड़ी, इस पर बात करने के लिए इस वक्त समा के नुमाइंदे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद फयाज से सबसे पहले जानूंगी, फयाज वजह क्या है आखिर दिसंबर में इमरान खान साहब पाकिस्तानियों को न सिर्फ इस बात की खुशखबरी देते हैं कि जितनी शिकायतें आई थी उसमें से आधे से ज़्यादा हल कर ली गई हैं, और 15 दिन के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है, आवाम से माफ़ी मांगने का भी कहा जा रहा है और रिपोर्ट्स भी तलब की जा रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए किरण, पहले तो ये यहाँ जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ने जो फिगर बताएं उसमें काफ़ी अभी शिकायतें ज़्यादा हो चुकी हैं। 2,92,000 से ज़ायद अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान से शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो भी लाखों में हैं। लेकिन अगर हम इनको रिजॉल्व को देखें, जो फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं वो 53% यानी 53% तक अब तक जो शिकायतें मौसूल हुई हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं, बाकी अब तक पेंडिंग हैं। अब जो ये शिकायती जो शहरी की जानिब से शिकायत दर्ज हुई है कि जो हम शिकायत दर्ज करते हैं उनका अजाला नहीं हो रहा, तो उस हवाले से जो मरासला जारी किया गया है ये सिटीज़न पोर्टल की जानिब से, वो ये है कि जो इदारे हैं, सरकारी इदारे या महकमे होते हैं, वो उस तरह के कोऑर्डिनेशन इनमें मौजूद नहीं है। ज़्यादातर हम देखें इन शिकायतों में म्यूनसिपल सर्विसेज के ख़िलाफ़ 70,000 से ज़्यादा शिकायतें मौसूल हुई हैं। उसके बाद पावर एंड एनर्जी, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ। तो उस हवाले से शहरी अपना कंप्लेन तो लॉन्च कर देता है, लेकिन उसका रिड्रेस नहीं हो पाता, वो उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि जिन इदारों को वो फॉरवर्ड की जाती वहाँ से जवाब मौसूल नहीं होता, उन शिकायतों का अजाला नहीं होता। इसी हवाले से आज जो तमाम इदारों को मरासला जारी किया गया और कहा गया है कि जिन जिन शहरियों को तकलीफ़ हुई है इनमें ताख़ीर की वजह से, तो उनसे बाकायदा माजरत की जाए। जी ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि 53% शिकायतों का इजाला किया जा चुका है और 47% अभी भी पेंडिंग है, और इसमें जो कोताही बढ़ती जा रही है, जो गफलत बढ़ती जा रही है, वो बेसिकली इदारों की जानिब से बढ़ती जा रही है, उनकी जानिब से मसले को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। बता सकेंगे कौन से इदारे हैं जो गफलत बरत रहे हैं, कौन कौन से इदारे हैं? देखिए किरण, हमारे पास जो फिगर्स हैं, अंदाज़ों में सबसे ज़्यादा शिकायतें मैंने पहले बताया कि म्यूनसिपल सर्विसेज के ख़िलाफ़ हैं, 70,000 से ज़ायद हैं, और उनमें ज़्यादातर अभी तक पेंडिंग है। यानी बल्दियाती जो निज़ाम है या बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कंप्लेन है और सबसे ज़्यादा पेंडिंग उसी में है। उसके अलावा एनर्जी एंड पावर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर यही इदारे हैं जिनमें शिकायतें ज़्यादा हैं और ज़्यादा इन्हीं में पेंडिंग आ रहा है। यानी इन इदारों के अफसरान की जानिब से, इन महकमों के अफसरान की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा उन शहरियों के जो शिकायत है उनके रिस्पॉन्स में। तो इसी हवाले से आज ये एक जो कहते हैं कि एक मरासला जारी किया गया है। अगर आप देखिए तो पंजाब में 1,48,000 से ज़ायद जो है कंप्लेन है, लेकिन अगर हम देखें कि उनको एड्रेस रिड्रेसल कितने हुए हैं तो 75,000 है, यानी उसके आधे से भी कम है। तो इसी तरह अगर हम KP की बात करें, सिंध की बात करें, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें जहाँ से भी हमें 93,727 शिकायतें जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है इस्लामाबाद वहाँ से मौसूल हुई हैं, जिनमें अब तक काफ़ी केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं।
तो अगर हम देखा जाए होलिस्टिक व्यू में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो म्यूनसिपल यानी जो बल्दियाती निज़ाम है उस हवाले से, उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ है और पुलिस के खिलाफ है। और यही तो ज़्यादा फयाज, ये बताइए सबसे ज़्यादा खुशनसीब सूबा कौन सा रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल हल किए गए हैं, सबसे ज़्यादा शिकायतें कहाँ सुनी गई हैं? 53% में से सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ पर काम हुआ है, किस शहर में काम हुआ है या फिर किस सूबे में काम हुआ है? देखें, अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो केपी की बात करेंगे। केपी में अब तक जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें 21,766 जो हैं वो शिकायतें हल हो चुकी हैं, जिसमें एजुकेशन के हवाले से थी और पुलिस के हवाले से थी। तो ये सबसे ज़्यादा हमें जो हम देखते हैं अदाद शुमार तो उसमें सबसे अच्छे रहे हैं। और उसके अलावा सिंध के हवाले से बात की जाए, सिंध में सिर्फ 4,222 केसेस जो शिकायतें आई थी उनका अजाला हो चुका है, जबकि देखा जाए शिकायतें कितनी हैं तो 40,000 से ज़ायद केसेस मौसूल हुए, उनमें से सिर्फ 4,000 केसेस जो हैं वो उनके रिड्रेस किया गया और उन शहरियों को जो मसाइल थे उनको हल किया गया। तो अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। ये तो अब तक की फिगर है। अब एक दिन में जो वहाँ के अफसरान हैं उनके मुताबिक इनमें इजाफा होता जाता है। मुझे अगले सेगमेंट की जाने बढ़ना है, मुझे शॉर्टली जवाब दीजिएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है? दिसंबर में कोई और बात होती है, उसके बाद जनवरी में कोई और बात होती है, 1 लाख शिकायतें हल हो जाती हैं दिसंबर तक, फिर 15 दिन के अंदर अंदर ये पता चलता है कि सिर्फ 53% काम हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट आया कैसे है, कब पता चला है, और ये नहज, इस नहज पे मामला पहुंच गया कि फिर वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ा? जी बिल्कुल, ये इनको उस वक्त पता चला जब शहरियों की जानिब से दोबारा शिकायतें उनकी तरफ दर्ज हुई। उनमें कहा गया कि मैंने लास्ट मंथ जो शिकायतें दर्ज की थी किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, उसके हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा, तो उस पर नोटिस लिया गया है। और सेक्रेटरी की जानिब से, आज़म खान की जानिब से ये मरासला है तमाम महकमों के अफसरान को कि यह हमारे नोटिस में आया है कि हम जो यहाँ से शिकायत फॉरवर्ड करते हैं, जो मैसेज यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, यानी जो शिकायतें सुनने के लिए पोर्टल बनाया गया था उसी के खिलाफ शिकायतें आने लगी हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ वजह ये सामने आई है कि बाद में क्योंकि पहले 53% उसके ऊपर काम हुआ था और उसके बाद पता ये चला कि अब काम नहीं हो रहा है, और इसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो इदारों को तलब कर रहे हैं, IGs को बुला रहे हैं, उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि आखिर आवाम के मसाइल को हल करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया था उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज आपका, आप साथ मौजूद थे। टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी और अब बात करूंगी एक ऐसी जंग की जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे को लेकर सिंध में छिड़ गई है। पहले इस हवाले से देख लीजिए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बन जाए, ये नहीं हो सकता कि हम आप इत्तेसाब से पीछे हट जाए, ये नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी उनको बनाया जाएगा, वो हुकूमत को ऑडिट भी करेंगे। उसने ऑर्डर खुद जारी करेगा, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया है। जो सबसे बड़ा चोर है वो इंतसाब करेगा। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ, उनके ऊपर 56 कंपनी के केसेस बने हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट हैं, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने। ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दिया। अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झगड़ा बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ और आखिरकार कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए। अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि PAC का चेयरमैन अपोजिशन से ही होना चाहिए, ये अपोजिशन का हक है। मई 2006 में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए और दोनों जमातों में ये तय पाया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मुताल्लिका असम्बलियों की अपोजिशन लीडर के पास होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले पर सिंध में यू टर्न ले रही है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे को लेकर सिंध में जंग छिड़ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं चेयरमैन हुकूमत का होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कि चेयरमैन अपोजिशन का ही होना चाहिए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अपोजिशन 15 स्टैंडिंग कमेटीज़ मांग रही है, ताहम उन्हें 14 स्टैंडिंग कमेटीज़ दी जाएंगी। इस इशू पर बात करने के लिए फिरदौस शमीम साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी 7 से 8 में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी सिंध में चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देने पर तैयार नहीं है, क्या PTI यहाँ भी लचक दिखाएगी? देखिए, ये बड़ी दो फेसेड बात है, हिपोक्रेसी है कि एक जगह वो डिमांड करते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अंडर द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन का होना चाहिए।
इस सूबे में जहां उनका अभी 11वां साल हुकूमत का है, जब ये डिमांड अपोजिशन करती है तो वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो ये तो स्टैंडर्ड्स इनको एक्सप्लेन करना आवाम को बड़े मुश्किल हो। ये मामला आज देखिए असेंबली को बने हुए 5 माह हो रहे हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो पिछले हफ्ते अनाउंस हुई, वो भी हमारी मर्जी की नहीं हुई थी। जो एग्रीमेंट हुआ था उससे हटके हुई। बुनियादी तौर पे तय ये हुआ था कि जो 3 मेन ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उन सब के 2-2 नुमाइंदे होंगे। उन्हीं ने उनके 1-1 नुमाइंदा करके डाला है कि हम उस पर भी चैलेंज किए हुए हैं। फिर 23 अक्टूबर को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये एग्री हुआ कि 40% स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं 35 में से वो अपोजिशन को उसकी चेयरमैनशिप दी जाएगी। तो उसकी तादाद जो होती है वो 14 होती है। 14 में से हम डिमांड कर रहे थे कि हम 14 कमेटियों को आपके नाम देते हैं और उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको जो है इसमें से हमने मांगी थी 10 की इस लिस्ट में से दें चेयरमैनशिप और 4 आप अपनी मर्जी से किसी और में दे दें, बाकी जो 21 बचती हैं। उन्होंने कहा हम 8 की देंगे। हमने कहा कि आप जो है हमें अकोमोडेट कर लें तो अच्छा है, तो कहा हम कोशिश करेंगे। इस पे बात वहाँ मीटिंग बर्खास्त हुई और उसके बाद आज मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें 8 कमेटियाँ की चेयरमैनशिप आउट ऑफ दैट 14 की लिस्ट में दिया और इस प्रिंसिपल को भी माना है कि 14 वो देंगे और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने आपसे कहा था 10, तो मिडिल पाथ जो है वो 9 कमेटियाँ हैं, 9 दीजिए। और हमने उनसे कहा कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पे इंसिस्ट करेंगे। उन्होंने कहा ये हम आपको नहीं देंगे। हमने कहा ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है, इससे कि जो कुछ इस वक्त सिंध के मामलात चल रहे हैं उसमें नहायत अहम है कि ऑपोजिशन की ओवरसाइट होनी चाहिए ऑन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अदरवाइज सही मानों में जमहूरियत जो डेमोक्रेसी है दैट इज नॉट सर। तो सर इसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? वहां से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आ रहा है नहीं देंगे, क्योंकि मरकज में भी हमने यही देखा था। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि नहीं दी जाएगी, फिर उसके बाद मामला तय पा गए, शहबाज शरीफ को चेयरमैन बना दिया गया। आपको क्या लगता है यहाँ पर अब ऑपोजिशन की, क्योंकि अब इस साइड पर, इस एंड पर आप ऑपोजिशन में हैं, तो अब ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, पहली चीज़ तो आपको प्रिंसिपल को अगर आप समझ लेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। नेशनल असेंबली में भी हमारी जो पोजीशन थी वो ये थी कि पीएमएलएन पावर में थी। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पीएमएलएन से होगा तो ओवरसाइट तो होगी नहीं, जिससे कि ऑडिट रिपोर्ट जो आती है वो 1 साल पहले के अकाउंट्स की आती है, करंट है। तो हमने जो हमारा उनके साथ एकॉर्ड हुआ उसके अंदर ये तय हो गया कि जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू आएगा वो एक सब कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर चेयरमैनशिप जो होगी वो पीटीआई के मेंबर की होगी। अब यहाँ तो सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि ये जो हुकूमत पिछले साल पहले पावर में थी वो अब भी पावर में है, तो इधर वो इशू नहीं आ रहा। तो इधर तो कोई वजह ही नहीं है कि ऑपोजिशन को वो ना दें। अगर वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे तो वो जमहूरी रिवायतों की नफ़ी कर रहे हैं और उसकी तजलील कर रहे हैं, और जो बात वो खुद कहते थे उससे वो हट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड तो है ही नहीं। इनफैक्ट नो ग्राउंड एग्जिस्ट हमें रिफ्यूज करने का। और हमारी जो आपने हिकमत अमली से पूछा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वी विल डू जो उन्होंने किया एंड मच मोर। तो ये हाउस को अगर वो चाहते हैं कि सिंध में प्रॉपर्ली चले, और ख़ास तौर पे एक ऐसा वजीर आला जो ऑलरेडी एक जेआईटी के नज़र में है, और एहतजाज करना, क्योंकि उस पर इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि आवाम के पैसों से ये पार्लियामेंट चलता है और फिर ऑपोजिशन आवाम के पैसे को ज़ाया कर रही होती है। तो क्या यही सिंध में भी ऑपोजिशन? मैंने आपसे कहा ना कि वी विल डू मच मोर, बिकॉज बात ये नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं वो तारीख में इस्टेब्लिश करनी ज़रूरी हैं। एक सूबे के अंदर अगर हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत पनपेगी तो जब जमहूरी रिवायतें मजबूत होंगी। अगर जमहूरी रिवायतें मजबूत नहीं होंगी तो जमहूरियत नहीं पनप सकती। जमहूरी रिवायात के अंदर पहली चीज़ तो ये आती है कि अगर किसी आदमी के ऊपर
एक JIT चार्ज लगाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तश्कील की हुई, तो अगर उसमें इज्जत नफ्स हो तो उसको कहना चाहिए मैं इतने अरसे के लिए अपने आप को अलहदा करता हूँ और मेरी पार्टी से कोई और साहब जो हैं वो वजीर आला का फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस वक्त JIT के अंदर उनके 4 वज़रा का नाम आए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी हैं और ये सारी एंटी करप्शन मेजर्स होते हैं। आपको पता है ना, एंटी करप्शन का नाम भी आया हुआ है इसके अंदर, यानी फरियाल तालपुर साहिबा का वो भी वजीर है, मुकेश चावला साहब पार्लियामेंट लीडर, उनके तो 4 वज़रा के नाम आए हैं। मैं समझता हूँ उन चारों को हट जाना चाहिए। अच्छा सर, पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से फवाद चौधरी साहब के विजिट को लेकर बड़ी बातें हो रही थी और सोचा जा रहा था कि बड़े अहम उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है सिंध के लिए, वो आए और आकर चले गए। 2 दिन का उनका विजिट रहा, तो सर खातिर खा मकासद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी वो हासिल हो सके? सर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी, क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आप लोगों ने, क्योंकि कहीं फिर बताया नहीं कुछ, और उस पिन के बारे में भी बता दीजिएगा वो कौन से पिन है जो उनके पास है और किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी के गुब्बारे से हवा निकल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, पिन के बारे में तो सब जानते हैं, गुब्बारे में पिन लगाती है तो क्या होता है वो सबको सर वो पिन ही तो पूछ रही हूँ मैं, वो कौन से पिन है, वो किस पिन की बात कर रहे हैं? देखिए, उस पिन का थोड़ा सा असर तो उन्होंने दिखाया ही कि इतनी भगदड़ मच गई उनके रैंक्स में कि वजीर आला, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पूरा वो वाइड डिस्कशन जो 2 दिन होता रहा सिंध और कराची के अंदर, वो फवाद चौधरी साहब के आने का और वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही और क्या कुछ हुआ, इसी को कहते हैं कि लेटिंग आउट अ फॉक्स इन अ पिजन्स पेन। तो वो हाल तो पीपल्स पार्टी वालों का हुआ है। अच्छा, घबराहट का आलम बेतहाशा है। लेकिन एक और चीज बात है, एक जानिब हम कल ही बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब के लिए क्या कहते हैं और पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, तो इसी तरह से कुछ वज़रा में भी या कोऑर्डिनेशन की कमी कह लीजिए, या फिर एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि एक वजीर कोई और बयान दे रहा होता है, दूसरा वजीर कोई और बयान दे रहा होता है। फैसल वावड़ा साहब कहते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम करते हैं, फवाद चौधरी साहब आकर इस तरह की बात करते हैं जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। ये मसला क्यों आ रहा है? फिर अगर फवाद चौधरी के लिए बात की जाए तो फिर ये बात सामने आ जाती है कि वो सियासी बयान दे रहे होते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए मैं दोनों बयान समझा देता हूँ। हम पीपल्स पार्टी के मैंडेट का बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी आपस में स्प्लिट हो जाए और उनके पास ही मैंडेट ना रहे तो हम कौन सी वाली पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम करें? हम फवाद चौधरी साहब जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं वो ये है कि विद इन पीपल्स पार्टी जैसे जैसे ये बात आया होती जा रही है कि आयान अली के पीछे जो आया हुआ है वो इनके पीछे भी आया हो रहा है, तो वो सारी चीजें जब आया होती चली जाती हैं तो लोगों को अपना रास्ता चुनने में आसानी हो जाती है। लेकिन फिरदौस साहब, इन तमाम मामलात और बातिल का रास्ता चुनने में आया हो रहे हैं ना, इसमें एक मामला भी आया हुआ है सर, और वो ये है कि अवामी शिकायतें। आपको अभी आप जब यहीं पर स्टूडियो में ही मौजूद थे, जिस पर हम ऑलरेडी इससे पहले बात कर रहे थे, पहले बात होती है 53% मसाइल को हल कर लिया गया, फिर 15 दिन की जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें पता चलता है कि इतनी सारी जो दरखास्तें हैं वो पेंडिंग पड़ी और वहीं पर ही लोगों की शिकायतें आना शुरू हो गई। तवज्जो कहाँ है? वज़ीर आज़म को नोटिस देना पड़ा है, क्यों शिकायतें हल नहीं हो रही? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर डाटा को सही तरीके से एनालाइज करना है जी, तो उसके अंदर हल्के हल्के लोगों का एजुकेशन प्रोसेस होगा। कुछ इश्यूज फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं और कुछ इश्यूज प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं और कुछ इश्यूज जो हैं वो लोकल बॉडीज से रिलेटेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के हैं, पोर्टल में हर किस्म की शिकायत आ रही है और पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जहां से शिकायतें भी बहुत ज़्यादा आई हैं, वो उस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव को रिएक्ट नहीं करेंगी जी। अलबत्ता जो शिकायतें आ रही हैं वो उस पोर्टल पर रिकॉर्ड हो रही हैं और हमारी कोशिश ये थी कि हर हुकूमत को उसकी परफॉर्मेंस आया कर दी जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, और उसके लिहाज से वो अपनी परफॉर्मेंस को गेज भी कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि पोर्टल के अंदर शिकायतें जो हैं वो रेड येलो ग्रीन होती चली जाती हैं।
एक टाइम पीरियड के बाद अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आता तो वो रेड हो जाती है। चलें सर, इस बात की आपकी इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छा जो हमारे पास फिगर्स आए उसमें 21,000 KP केस है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहाँ पर शिकायतों का इजाला हो रहा है। सर वक्त बिल्कुल मेरे पास ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मैं अगले ब्रेक के बाद इसी सेगमेंट पे जाऊँगी, लेकिन सर तब्दीली सरकार की आप लोग बात करते हैं, तब्दीली की आप बात करते हैं, लेकिन KPK में पहली बार ख़वातीन की साइकिल रेस हो रही थी, उसको सर ब्रेक लगा दिए गए। तब्दीली सरकार ने घुटने टेक दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत दफ़ा ऐसे इक़दाम करने पड़ते हैं जिसको वो समझती है कि बुनियादी तौर पे दुरुस्त है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ और फिर आप उसको जो भी मतलब लेना चाहे, लेकिन वील डू द राइट थिंग। एक, हमने बात की, अगर आप देखें वो TLP वालों ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर रिएक्शन शो किया, प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, उसके बाद उन्होंने जो कुछ सड़कों पे किया वो नज़र आया, उसके बाद हुकूमत की रिट इस्टेब्लिश की, तो बहुत सारे सवाल उठे कि जी हुकूमत की रिट क्यों नहीं फर्स्ट टाइम रिएक्ट हुई, लेकिन और बड़ी बातें हुई, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली PTI ने दिखाया। इससे कि आपको पहले ये साबित करना होता है कि देखिए आपने पहले कोशिश की रास्त तरीके से उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। इसी तरीके से हमने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जिसके अंदर हमने PTI का तो स्टैंड शो कर दिया है कि PTI के नज़दीक हर शख्स पाकिस्तानी है और हम तशखीस नहीं करते कि वो किस फ़िका को फॉलो करता है या किस दीन से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस मुल्क में अभी इतनी टॉलरेंस आई नहीं। हम अपने मेजर प्रोग्राम को सर टॉलरेंस की आपने बात की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन टॉलरेंस सर ऊपर से नीचे तक सब जगह पर जरूरी है, सियासतदानों से लेकर आवाम तक टॉलरेंस पे तो हम मुसलसल बात कर रहे होते हैं। और आपने कहा कि वील डू द राइट थिंग्स, तो सर अब वो वक्त आ गया है कि आप हुकूमत में है सर, पावर में है, तो आपको ये कहना चाहिए कि वी आर डूइंग द राइट थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने अपना कीमती टाइम के लिए निकाला। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जिस पर फिरदौस साहब से मैं बात कर रही थी उसी इशू की जाने पड़ेगी। मेरा सुकून बर्बाद है, इन लोगों को नहीं एहसास होता है, न पुलिस को है न किसी और को है। मैं किसके पास जाऊं? मैंने हाथ दरवाजा खटखटाया है। पानी लेने गए तो दोबारा घर भी नहीं आए। इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के बाहर लापता और मुग़वी अफराद के अहले खाना की फरियादों का सिलसिला देखकर यूँ लगता है कि रियासत में बच्चे हों या बड़े हों कोई महफूज ही नहीं है। उसे FIA के इदारे और महकमा पुलिस की नाकामी हम कहें या आला हुक्काम की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा कहें, मुल्क में दीगर अवामी मसाइल तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बच्चे यकीनी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लापता अफराद की बाजियाबी का मामला नए साल में दाखिल हो गया है। लापता 18 बच्चे अब तक बाजियाब नहीं हो सके। सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान सिर्फ एक बच्चा अदालत में पेश किया गया, लेकिन 18 बच्चे कहाँ हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इदारों की कारकर्दगी पर अदालत को तशवीश है, लेकिन क्या इदारे खुद अपनी कारकर्दगी पर जवाबदेह नहीं हैं? अदालत की जानिब से मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल करने पर जोर देने के बावजूद किसी शहरी की बाजियाबी की कोई खबर नहीं मिली है। बच्चों से ही मुताल्लिक एक और मामला जबरी मुशक्क़त का भी है। बच्चों से हमारा रवैया शफ़क़त भरा होना चाहिए, लेकिन हम उनसे मुशक्क़त लेते हैं, अपने आराम के लिए हम उनसे काम करवाते हैं। मुल्की सतह पर चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे का दिन तो मनाया जाता है हर साल, लेकिन हम कम उम्र बच्चों को मुशक्क़त की अजियत से निकालने के लिए अमली तौर पर कोई कदम उठा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जबरी मुशक्क़त का शिकार बच्चों की तादाद 15 लाख तक पहुँच गई है। अब इसे हुकूमती बेहिसी कहूँ या फिर गरीब वालिदैन की बेबसी कहूँ, इस मामले पर बात करने के लिए जी कारकुन सारिम बर्नी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी। 7 से 8 में सारिम भाई, 18 बच्चों के लापता होने का केस अदालत में, पुलिस पता लगाने में नाकाम है,
FIA से मदद ली जा रही है। कहीं बच्चे मुल्क से बाहर तो नहीं भेज दिए गए? बच्चे महफूज हैं हमारे? देखिए, मुल्क से बाहर भी भेजे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजे जा सकते, लेकिन अब मुल्क से बाहर कानूनी तरीके से जाना, एयरपोर्ट से जाना ज़रा सा मुश्किल ज़रूर हो गया है। मसला ये है कि अगर हम कहें कि मुल्क से बाहर नहीं गए तो हमारे मुल्क के अंदर कौन सा हमारे पास सिस्टम है, थानों के पास, पुलिस के पास, इवन DIG IG लेवल तक के, कि वो बच्चों को ढूंढेंगे, किस तरीके से वो ढूंढेंगे? उनके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। आज तक पाकिस्तान के अंदर गुमशुदा अफराद हों, गुमशुदा बच्चे हों, कोई पाकिस्तानी पुलिस ने, कोई, मैं पाकिस्तानी पुलिस की बात कर रहा हूँ, यानी चारों सूबों की पुलिस की बात कर रहा हूँ, किसी तौर पे किसी किस्म का कोई ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, सिवाय इसके कि सारिम ट्रस्ट हो या एक आध दो इदारे और हों जो गुमशुदा बच्चों के लिए या लोगों के लिए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मुख्तलिफ़ अखबारात इसमें सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल सपोर्ट करते हैं। हम काम कर लेते हैं और बच्चों को या लोगों को घरों तक के पहुँचा देते हैं, या आए हुए शख्स को उसके घर तक पहुँचा देते हैं, उसके घर वालों को ढूंढ के। मगर पुलिस के पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हाल ही में जब बड़ा एक सिलसिला चला था गुमशुदा अफराद के हवाले से, जो बच्चे अगवा होने के एक सिलसिला था, हालांकि वो फेक था, मैं उसके नहीं कहता कि वो सही था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने थोड़ी सी कोशिशें की थी। फिर अब वो मामला बैठ गया। मसला सबसे बड़ा ये है कि मेरा अपना ख्याल है, अभी बीच में तो चले एक अदालत भी हमारी काम कर रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर मीडिया के हवाले कर दिया जाए। हम सब कंप्लेन सेंटर बना दें मीडिया को, कि मीडिया पे कंप्लेन कराएं, वो इशू बनाए और बताए, और फिर उसके बाद जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि जब मीडिया से चीज़ हटती है तो वो हमारे सिस्टम में से भी हट जाती है, वो पुलिस का सिस्टम हो, हुकूमत का सिस्टम हो, कोई भी हो। वो प्रेशर की और एक डंडे की आदत पड़ गई है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्मनामा सामने आ जाता है तो उसमें फिर वो बच्ची भी मिल जाती है, बच्चा भी मिल जाता है, या खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई हादसा हो, लाश भी मिल जाती है, मारने वाला भी मिल जाता है। लेकिन इस तरह के वालिदैन जो बेचारे महीनों महीनों, बरसों बरसों अपने बच्चों की मौजूदगी के लिए, उनका पता लगाने के लिए अदालतों के बाहर होते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि कोई हुक्मनामा नहीं होता, क्योंकि पुलिस के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो अपनी जिम्मेदारी अदा ही नहीं कर पा रहे होते। सारे भाई, आप बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे जो हल करते हैं, बच्चों को मिलवा देते हैं, वालिदैन को मिलवा देते हैं। किस तरह से होता है? क्या ये प्रोसेस जो फलाही इदारे इस्तेमाल करते हैं वो ये पुलिस और FIA और दीगर इदारे इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, बहुत आसान प्रोसेस है। आजकल सोशल मीडिया ने बड़ी सपोर्ट कर दी है। आप सोशल मीडिया पे फजूलियात तो बहुत ज़्यादा शेयर्स करते हैं और आप असल चीज़ें नहीं शेयर करते। अगर पुलिस एक निज़ाम बनाए, मैं ऑफ़र करता हूँ, पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे साथ जो है ना, एक हम व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं, हम फेसबुक पे सिस्टम बना के देते हैं, हम एक साइट बना रहे हैं, बल्कि बनी भी, बस हमने अपलोड अभी उसको करनी है, उसमें सारी पुलिस पाकिस्तान भर की हमारे साथ मिल जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगा, इधर बच्चा गायब होगा और उधर उस सिस्टम के तहत जो है ना बच्चे का पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक हमने ये ठेका लिया हुआ है, हम ही काम कर रहे हैं, हम ही आगे ले लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें टाइम लग रहा है। अगर वो इदारे, वो जो गवर्नमेंट सतह के इदारे हैं, वो अगर हमारे साथ ज्वाइन हों और हमें टाइम दें इन चीज़ों के लिए और सीरियस होकर के इस पे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये मामला बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। और जो गायब हुए बच्चे हैं, मैं कतई ये नहीं कहता कि वो अगवा हो गए या कोई उठा के ले गया या बाहर चले गए। बात यह है कि हमारे पास निज़ाम नहीं है। वो बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ रह रहा है, कोई पूछेगा भी नहीं उससे। एक बच्चा हमने 4-5 साल के बाद बाजियाब कराया, वो पता है, वो भी जब कोर्ट से डंडा मारा गया, सही मायनों में कहना चाहिए, तब वो बाजियाब किया गया। वो एक होटल के ऊपर वेटर बना हुआ था, वो 4 साल से वो वेटरी कर रहा था, कोई पुरसानी हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो हमारे यहाँ तो ये वाला निज़ाम हो गया। हमदर्दी भी ऐसी करते हैं जो लोगों के लिए बदी बन जाती है। बिल्कुल, ये जो आपने जबरी मुशक्क़त बेसिकली ये होता है ना कि होटल्स में बच्चे काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, ये जबरी मुशक्क़त के हवाले से 2-3 केसेस अभी हाल ही में जो रिपोर्ट हुए, उसमें मारा पीटा बच्चों को गया, वो अदालत तक आए, तो फिर ये जबरी मुशक्क़त के हवाले से बातचीत होने लगी कि बच्चों से काम नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वाकई नहीं होना चाहिए। ये बच्चों की उम्रें नहीं है कि वो लोगों के घरों में जाकर या फिर सड़कों पर मेहनत मुशक्क़त करें। इसके बावजूद भी बेबस हम दिखाई देते हैं, या फिर हम बेहिस हो गए हैं सारे लोग? देखिए, हम बेबस नहीं कह सकता, बेहिस कह सकता हूँ कि हम लोग बेहिस हो गए। और जो जबरी मुशक्क़त की बात है उसे बच्चों पे लागू नहीं होती है, वो किसी भी शख्स पे, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, किसी पे भी। अभी हाल ही में तो कुछ लास्ट वीक की बात है, मेरा ख्याल है समा ने हमारे साथ प्रोग्राम किया था, तो एक बच्ची उसी दिन रात को आई थी,
वो जबरी मशक्क़त की बच्ची थी, उसको ज़बरदस्ती यहाँ छोड़ दिया गया था किसी के घर के ऊपर काम करने के लिए। समा की कोशिश से समा आया हुआ था, उस वक्त प्रोग्राम में दिखाया तो आधे घंटे के अंदर कॉल आ गई और वो बच्ची घर पे इस वक्त पहुँच गई अपने। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है ना एक निज़ाम ये बनाएं कि जब बच्चा, ठीक है गाँव देहात वाले बेचारे परेशान भी होते हैं, नहीं कोई रोज़गार होता, मैं वो भी मानता हूँ, लेकिन हम इसको पाबंदी करें और हम उन लोगों को पकड़ें, उन बच्चों को, उनके वालिदैन को नहीं पकड़े, हम उनको पकड़ें जो 15 साल से कम उम्र बच्चे को अपने घर में नौकरी देता है, हमें उसको पकड़ना चाहिए। जब हम उन लोगों को पकड़ेंगे तो ये बच्चे नौकरी पे नहीं आएंगे, फिर अगर आता है तो वो इतनी बड़ी कंप्लेन या इतना ज़्यादा शोर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों मुजरिम कहलाएंगे फिर उसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है जिसका जहाँ जो बस चलता है वो करता है। यानी ये भी मैं कह सकती हूँ कि एक दो हमने अपनी बेहिसी या बेबसी की बात की, हमारा कानून भी बेबस है इस मामले में। नहीं बेबस, फिर कहूँगा बेबस ना कानून है ना हम है, बेहिस हो गए हैं। कानून तो हमारे यहाँ सिर्फ किताबों में लिखने के लिए, किताबों के शेल्फ बढ़ाने के लिए बनते हैं, हमारे यहाँ अमल दरामद के लिए कानून नहीं बनते। अगर कानून अमल दरामद से बने तो के लिए बने तो बहुत सारे कवानीन ऐसे बने जिसके तहत ये जबरी मुशक्क़त हो या गुमशुदा अफराद के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से हो, इस पर रोकथाम हो सकती है, काम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अदालत वालिदैन को ऑर्डर भी कर देती है कि इस बच्चे को बाजियाब कराओ, तो उसको बाजियाब कराने के लिए वो गरीब माँ बाप जो मकसद एक वक्त रोटी नहीं दे सकते, वो कहाँ से हज़ारों रुपए दे करके पुलिस को इधर उधर ले करके जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई बजट नहीं होता। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हम जाने को तैयार हैं। तो उनकी फिर अपनी मजबूरियाँ आ जाती हैं, इनकी अपनी मजबूरियाँ आ जाती हैं, चीज़ें उलझ करके फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये गफलत की पूरी चेन चल रही है जो शुरू से शुरू होती है और फिर आखिर तक, और वो फिर यही एक मायूसी रह जाती है कि बच्चा अब तक सालों गुजर गए, महीने गुजर गए, शायद बच्चे से वो बड़ा हो चुका होता है और वो मिल नहीं रहा होता। माँ बाप कितने जिम्मेदार होते हैं जबरी मुशक्क़त के तौर पर, मैं ख़ास तौर पर बात करेंगे। देखिए माँ बाप 100% जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहाँ इसमें एक चीज़, मैं जिस फील्ड में बैठा हूँ मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। मैं सिर्फ उनको ये नहीं कहता कि वो मुजरिम हो जाते हैं, वो गलत कर देते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ, उनके यहाँ खाने को नहीं होते, वो एक बच्चे दो बच्चे को कुर्बान करते हैं तो वो दीगर बच्चों को किसी को पढ़ा भी लेते हैं, किसी वरना रोटी खिला लेते हैं। तो इस तरीके हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं है कि हम उनको घरों पर बिठा करके दें। हम मकसद क्यों नहीं, हम लोग अगर इस काबिल हैं, अल्लाह ने हमें इतना दिया कि हम नौकर रख सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि वो पैसा हम उसकी तालीम और तरबियत पे लगा करके उसके घर में बिठा दें उस बच्चे को। हम कितने जालिम हैं, हम उन माँ बाप को क्यों कहें कि वो जालिम है। हम कितने जालिम हैं कि अपने उससे बड़े बच्चे को पलवाने के लिए उससे छोटा बच्चा लाए हुए होते हैं अपने घर के अंदर कि ये उसकी जो है ना देखभाल करेगा। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है। और ये पढ़े लिखे तबके की बात हो रही है, ये खाते पीते घरानों की बात हो रही है, ये अनपढ़ जाहिल लोगों की बात नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ हम इस वक्त ज़्यादा बुरे हैं, वो माँ बाप नहीं, उनकी तो मजबूरियाँ हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनको रहने को नहीं है, ज़िंदगी का कोई निज़ाम नहीं पता उनको। वो एक मजबूर होने के नाते जो है ना अपने जिस्म के एक टुकड़े को जो है ना यहाँ छोड़ करके जाते हैं। लेकिन जालिम हम लोग हैं कि हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर तशद्दुद भी करते हैं और मकसद जितना बुरा हो सकता है वो करते हैं, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत के लिए हम कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया सारिम भाई आपने कि वो बच्चा, माँ बाप जिन्हें भेज रहे हैं लेकिन उसके बाद जिनके घरों में वो बच्चा आ रहा है, तो बजाय इसके कि हम उससे मुशक्क़त लें, उससे काम करवाएं, उसके लिए एक अच्छा स्टेप ले लें कि उसकी एटलीस्ट पढ़ाई का खर्चा तो उठा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम बर्दी साहब, आप साथ मौजूद थे। बच्चों से जो जबरी मुशक्क़त ली जाती है, इसके अलावा जो लापता बच्चे हैं उनके लिए इदारों की जानिब से क्यों गफलत बढ़ती जा रही है, इस पर हम बात कर रहे थे तफसीली तौर पर। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली तब्दीली सरकार के इक़्तिदार में ख़वातीन पर लग रही हैं पाबंदियाँ। पेशावर में कल होने जा रही थी ख़वातीन की पहली बाईसाइकिल रेस, जिसे मुलतवी कर दिया गया। मुंतज़मीन की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, रैली के खिलाफ मुजाहरे की बात की जा रही थी, जिसके बाद इस रैली को मुलतवी किया गया। JUIFA के ज़िला रहनुमा उमर फारूक कहते हैं कि पुलिस ने यकीन दिलाया कि कल रैली नहीं होगी, जिसके बाद एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है। इस पर बात करने के लिए गमा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, पेशावर में ख़वातीन की पहली बाईसाइकिल रैली को मुलतवी किया गया है, सबसे पहले तो वजूहात बता दीजिए।
जी बिल्कुल, कल जो है 19 जनवरी को जो है यहाँ पर पेशावर में जो है हैदराबाद के मकाम पर जो है ख़वातीन की जो है पहली रैली जो है वो मुनक्किद की गई थी, जिसके लिए जो ख़वातीन के साथ साथ उसमें ट्रांसजेंडर थी उनको भी जो है शामिल किया गया था। लेकिन मुंतज़मीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने हल्कों ने उन पर जो है एतराज़ उठाया था इस रैली को मुनक्किद करने पर, और ये भी कहा जा रहा है कि NOC जो है इशू नहीं की गई थी। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 11 जनवरी को इनको जो है एक NOC इशू की गई थी कि वो रेस मुनक्किद करवा सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये मामला बढ़ा तो फिर एहतजाज की कॉल भी आई जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, जो है उन्होंने कहा था कि अगर ये रैली हुई तो हम जो है यहाँ पर एहतजाज करेंगे, जिसके बाद जो है दीगर इदारे हरकत में आए और टूरिज़म डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आज एक लेटर भी जो है इशू किया गया, जिसमें कहा गया कि इनको कोई भी रेस की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद जो है पुलिस भी मैदान में आई और ज़िला इंतज़ामिया जो NOC जो जारी की थी वो NOC भी जो है दोबारा कैंसिल कर दी गई और रेस को जो है मंसूख कर दिया गया। मौजूद रहिए वज़ीर इत्तलात, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के शौकत यूसुफ ज़ई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। सर तब्दीली सरकार का इक़्तिदार है, ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। पेशावर में ऐसा हो रहा है जहाँ दूसरी बार आपकी हुकूमत है वहाँ एहतजाज के बाद साइकिल रैली मुलतवी कर दी गई है। आपके पास इसकी इत्तलात है सर, और आपने इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की कि इस इवेंट को होने दिया जाए? देखें जी, जहाँ तक इसके NOC का ताल्लुक है पुलिस बेखबर रही। अभी मेरी बात हुई है जो CCPO साहब हैं जो हमारे पेशावर के, उन्होंने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये रैली कौन मुनक्किद कर रहा है। एक NGO जो है वो उसने रैली मुनक्किद करने का खुद ही फैसला किया और ना उन्होंने किसी गवर्नमेंट इदारे को टच किया, ना हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को टच किया। जहां ये रैली होने वाली थी उस इदारे को भी उन्होंने टच नहीं किया। तो जाहिर है जब इसके खिलाफ वो आया तो पुलिस ने पूछा कि भाई कौन करा रहा है और किसने इजाजत दी है, तो किसी को नहीं पता था कि जी किसने इजाजत दी है। तो ये थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है और इस तरह नहीं है कि ख़वातीन की उस पर पाबंदी है। ठीक है, हमारा जो अपना कल्चर है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आजाद हैं या बिल्कुल वो है, उसमें प्रॉब्लम जरूर आ रही है। अच्छा शौकत साहब कता कलामी की मैं माजरत चाहती हूँ सर, जो मैं देख रही हूँ इस स्टोरी को, इसमें तो ये बताया जा रहा है कि JUIF के रहनुमा है, उनकी जानिब से जब उनको यकीन दिलाया गया पुलिस की जानिब से कि ये रैली नहीं हो रही है तो उसके बाद एहतजाज की कॉल वापस ले ली, वरना इस पर तो एहतजाज होने जा रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि NOC का मसला था, जहाँ पर ये हो रही थी मुनक्किद वहाँ पर भी किसी को इल्म नहीं था, पुलिस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। लेकिन अब अगर ये NGO हुकूमत से रब्ता करती है, मुतालिका इदारों से रब्ता करती है, आपके डिपार्टमेंट से रब्ता करती है, तो सर आप इसके हक में हैं? देखिए, ये जो चीजें होती है ना कल्चरल एक्टिविटीज और इस तरह की चीजें जो ये हम करा रहे हैं, अभी हम फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये जो फरवरी से शुरू हो जाएगा हमारे जो फाटा के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम करा रहे हैं खवातीन के लिए। उसमें खवातीन के इवेंट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो साइकिल रैली है ना, ये फर्स्ट टाइम इस तरह के अरेंजमेंट और बगैर किसी तैयारी के, तो जाहिर है सिक्योरिटी यहाँ हमारा सूबा आपको पता है दहशतगर्दी का शिकार सूबा रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या आप इसके हक में हैं सर? आगे अगर आपसे इजाजत ली जाती है सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए, हर चीज को प्रॉपर करने के बाद, आप हक में हैं? होनी चाहिए, सूबे में नहीं होनी चाहिए? ये प्योरली सिक्योरिटी, प्योरली इंतजामी मामलात है। अगर इंतजामिया समझती है, अगर वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, वजीर इत्तलात क्या समझते हैं सर? शौकत यूसुफ ज़ई साहब क्या समझते हैं? PTI की हुकूमत क्या समझती है? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि जब हालात हमारे जैसे हैं ना, उसमें मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं वो इवेंट कराऊं। मेरे लिए, आवाम के लिए यकीनन ये जानना बहुत जरूरी है कि हुकूमत का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हुकूमत खवातीन के तालीम को प्रमोट कर रही है, तालीमी लिहाज से सबको इजाजत है, हम फैसिलिटीज भी दे रहे हैं खवातीन के हवाले से, उनके हेल्थ हवाले से, उनके। सर आप हक में हैं? साइकिल रैली के हक में हैं सर आप? सूबे के हम अपने हालात को देख के वो करेंगे, फैसले करेंगे। लेकिन साइकिल रैली के हक में हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब आप? न किसी उसकी जरूरत है, इससे जो है ना हम अपने हमारे जो सिक्योरिटी के हालात हैं हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मैं उम्मीद रखूँ सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं उम्मीद रखूँ कि आगे साइकिल रैली मुनक्किद होगी सर। देखिए, अगर हुकूमत करना चाहे तो कर लेगी, अगर जरूरी नहीं है कि कोई NGO आके हमें डिक्टेट करे कि है हुकूमत सर, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए तो मैं शौकत यूसुफ ज़ई से, वज़ीर इत्तलात से सवाल पूछ रही हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चार दीवारी के अंदर हो या कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ महफूज हो, सिक्योरिटी के खदशात ना हो, तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ
ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम उनको सिर्फ इस खदशे के सार के जी हमें लोग क्या कहेंगे, हम उनको सड़कों पे ले आए, उस साइकिल चलाएं और पीछे से कोई ऐसे कारनामा कर ले। तो हम नहीं चाहते कि कोई खराब, अब बहुत मुश्किल से हमने अमन कायम किया है और इंशाल्लाह ये अमन कायम रहेगा। और हम चाहते हैं कि ख्वातीन इवेंट्स में हिस्सा लें, क्रिकेट करें, हॉकी खेलें, इंडोर गेम जितने भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, बड़ी से आप इस पॉइंट पर आए, लेकिन आप यहाँ पर आए ज़रूर कि सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए ख़वातीन को यकीनन इन बातों की इजाज़त दी जाएगी, साइकिल रैली की या फिर जो आगे गेम्स होने जा रहे हैं KPK में, वहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें ख़वातीन हिस्सा ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो खेल के हवाले से ही मैंने बात की। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिर में उस खेल की बात करूंगी जो हमारा लहू गरमा देता है। PSL सीजन 4 की पाकिस्तान में तैयारियां मुकम्मल हैं। बड़े मेले की बड़ी रौनक 14 फरवरी से लगेगी। अभी ये रौनकें मान भी नहीं पड़ने पाएंगी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार सर चढ़कर बोलेगा। 30 मई से 14 जुलाई के दौरान क्रिकेट दीवानों के दिलों की धड़कनें यकीनन बेकाबू होंगी, सनसनीखेज मुकाबले होंगे और इस दौरान रिवायती हरीफ 16 जून को टकराने जा रहे हैं। पाक भारत मैच को आलमी सतह पर तफरीह का मुकम्मल पैकेज यकीनन तस्वुर किया जाता है। दोनों के दरमियान मैच के दौरान शायकीन का जोश और जज्बा दोनों रूज पर होते हैं। पाक भारत टाकरे को देखने के लिए क्रिकेट के मद्दा अभी से बेचैन है। पाक भारत मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 3,800 पाउंड में मिल रहा है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 6,83,000 रुपये। अब इंतज़ामिया की जानिब से टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से भी ठान ली गई है कि इनके खिलाफ होगी कार्रवाई। तो अगर आपने मैचेस देखने हैं जो कि ऑनलाइन टिकट्स मिल रहे हैं तो सही तरीके से और जिस तरह से टिकट्स खरीदे जा सकते हैं इस तरह से ख़रीदें। और ब्लैक में टिकट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इनके खिलाफ तो जनाब भरपूर वाली कार्रवाई होने वाली है। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने